हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक शानदार सेशन में, जहां पर हम लोग अपनी यूपीएससी वाला की किताब को वाइंड अप कर रहे हैं। और आज तो भाई साहब अपना बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। मुझे ये पढ़ाने में इतना मजा आता है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आज बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन याद रखना कि आज का जो चैप्टर है वो आपके बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स को एड्रेस करता है। इसमें हम लोग टेक्नोलॉजिकल पार्ट को नहीं देखते हैं, बल्कि हम लोग ना बायोलॉजी पढ़ते हैं। एग्जैक्टली पढ़े तो हम लोग सेल्स पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। उन सेल के अंदर में क्या क्या पाया जाता है, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कितने प्रकार के सेल्स होते हैं, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये एक बार अपना बन गया तो फिर अपने लिए भाई साहब बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल ईजी केक वॉक होता है। बहुत ही आराम से हम लोग उस पूरे के पूरे पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा मैं आपको हर बार बताता ही हूँ, सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है भाई। बायोटेक्नोलॉजी समझ लिए यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक। हर साल आपको बायोटेक्नोलॉजी से एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही है, कभी कभी 2 क्वेश्चन में मिलते हैं। ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई। मेंस में भी आपको बायोटेक्नोलॉजी का कहीं कहीं इस्तेमाल कहीं नहीं मिलेगा ही मिलेगा, मतलब पक्का से मिलेगा। तो इसीलिए ये जो पूरा स्ट्रीम है ना, ये अपने आप में बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आज के लेक्चर को हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले बस आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आप सभी लोग हमारे ऑनलाइन बैचेस के थ्रू भी अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। अगर आपका टारगेट 2025 है तो आपके लिए है हमारे पास यूपीएससी ऑप्शनल का एक बैच और प्रहार 2025। एट द सेम टाइम आपके पास सृजन 2025 भी है, जिसमें हम लोग आपको प्रीलिम्स प्लस मेन मेंटोरशिप प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज है, मेंटोरशिप है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर अगर आप 2026 के लिए आप बात कर रहे हो तो संकल्प और टाइटन आपके लिए है, और अगर 2027 के लिए हो तो आपके लिए यूपीएससी प्रारंभ 2027 है। तो आप इनमें से जिस भी टारगेट ईयर को अपना यूपीएससी का अल्टीमेट टारगेट बनाते हो, आप उसको उसके हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इनकी सारी पीपीटीज पीडीएफ्स वगैरह सब यहाँ मिल जाएंगी। आप लोगों ने शायद ये शिकायत की है भाई, शिकायत नहीं मतलब ऐसे ही रिक्वेस्ट किया, मुझे 1-2 मैसेजेस आए थे कि सर शायद लास्ट लेक्चर वाला अभी ये पीडीएफ अपडेटेड नहीं है। तो डू नॉट वरी, मैं इसी के साथ साथ दोनों ही लेक्चर्स के पीडीएफ अपडेट कर दूंगा, तो आप निश्चिंत होकर उसको देख लीजिएगा। लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये बाद में मुझे बताना ना भूलें लेक्चर देखने के बाद। चलिए भाई हम लोग ना एक ओरिजिन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओरिजिन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा सेल है, हम लोग अपने सेल को क्या बोलते हैं पता है? हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये हमारे लिए फंक्शनल एंड द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब ये क्या चीज है सर? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? ये यूनिट का क्या मतलब है? अरे भाई साहब ये इतना छोटा है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इन्हीं से मिलजुल के ही हम एज ए होल ऑर्गेनिज्म बने हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी ये पेन, इस पेन का अगर हम लोग फंक्शनल यूनिट बताएंगे या फिर हम लोग स्ट्रक्चरल बेसिक फंडामेंटल यूनिट बताते हैं, तो ये फंडामेंटल यूनिट कहलाता है इसका क्या? एटम्स। कुछ तो एटम्स होंगे जिनसे मिलकर ये पेन बना है। हम इंसान इसी तरीके से छोटे छोटे सेल से मिलके बने हैं। अब इसको सबसे पहले जो पढ़ने वाला थे वो थे रॉबर्ट हुक साहब। ये रॉबर्ट हुक साहब के दिमाग में एक दिन घंटी बजती है और इन्होंने ये कॉर्क, लकड़ी का जो एक टुकड़ा होता है, इसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर में देखना शुरू किया। तो इनको अंदर सेल सेल जैसे कुछ दिखे। सेल मतलब जेल, तो जेल जैसे कमरे दिखे इनको, तो इन्होंने इसीलिए इसका नाम सेल रख दिया है ना। सेल, जेल को भी हम लोग सेल बुलाते हैं ना, वही वाला। फिर 1974 में ल्यूएनहॉयक आते हैं। ल्यूएनहॉयक ने पहली बार इन्होंने जो सेल को ऑब्जर्व किया था, ऑब्वियस सी बात है जो हमारे कॉक होते हैं, अरे बढ़िया सुंदर सुंदर जो बोतल आती हैं यार, उसमें ऊपर कॉक लगा होता है ना। आप लोगों को तो शातिर दिमाग वाले आपको पता ही होगा यार, वही कॉक की बात हो रही है। तो ये नॉन लिविंग एक तरीके से हो चुका था। तो इन्होंने बोला कि यार नहीं अब हम लोग ना कुछ जीवित वस्तुओं की बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बिल्कुल पॉन्ड एकदम, जिसको हम लोग बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा बोलते हैं, या फिर गंदा पानी जहां पर स्टोर होता है, वहां से उन्होंने पानी उठाया और फिर उसको माइक्रोस्कोपिक के अंदर में देखना शुरू किया। तो ये पहले इंसान बन गए जिन्होंने पहली बार कोई लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। तो लिविंग सेल का जो पहला जिक्र है वो यहां से मिलता है। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। इन्होंने इससे भी अंदर जाके, मतलब एक सेल है और सेल के बिल्कुल अंदर बीचों बीच एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस की भी खोज कर डाली उन्होंने। 1839 तक ये जो पुरकिंजे हैं, पुरकिंजे ने इन्होंने पहली बार एक टर्म कॉइन किया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, डू नॉट वरी। यहां पर जो भी सेल के अंदर में, सेल के अंदर ये पूरा जो सेल है, ये मान लेते हैं सेल है, इस सेल के अंदर में बिल्कुल एक लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म।
अब यहाँ पर 1838 और 39 में स्क्लेटन एंड श्वान ने पहली बार भाई साहब सेल की थ्योरी दे डाली। सेल की थ्योरी में इन्होंने ये बोला कि भाई साहब हम जैसा समझते थे बिल्कुल सही है, एवरी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स आर देयर फंडामेंटल यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारे लिए क्या बन गई? सेल बन गई। फिर इसके बाद वर्चाउ आते हैं और इस सेल थ्योरी में एक लाइन वो भी ऐड कर देते हैं। ये बोलते हैं कि देखो इस बात को भी आप समझो कि हर एक ऑर्गेनिज्म या फिर हर एक सेल जो है वो अपने प्रीवियस सेल से ही ओरिजिनेट होता है। ऑल सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले वाले सेल से ही वो फिर से एग्जिस्ट करता है। और फाइनली 1940 तक आते आते हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है भाई साहब। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें हर एक सेलुलर स्ट्रक्चर को इतना जूम करके देखने की बात करता है कि उसके अंदर फिर जाके हम लोगों ने छोटे छोटे ऑर्जिनेलास के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। ऑर्जिनेला मतलब वही सेल के अंदर में छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म या ये जो प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं हम लोग, इसके मस्त इधर उधर टहलते घूमते रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को भी हमने पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज से, इसके पहले पॉसिबल नहीं थी। अब सिमिलरली एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम लोग के मन में एक आता है कि सर एक बार बताओ तो सेल क्या है, सेल दिखता कैसा है? तो देखो सेल बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे लिए प्लांट सेल और दूसरा होता है हमारे लिए एनिमल का सेल। दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। इनके अंदर का स्ट्रक्चर मोटा मोटा आपको एक जैसा ही दिखेगा, जैसे कि इन दोनों के पास देखो ये ग्रीन कलर का सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन क्या है? इसका कवच समझ लो एक तरीके से। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में आपको यहां पर कुछ क्या साइटोप्लाज्म जैसे कोई लिक्विड दिखेगी, हाँ जी दिखेगी। यहां पर भी बोल रहे हैं हाँ जी दिखेगी। हम बोल रहे हैं क्या इस प्लांट सेल के अंदर में कोई एक न्यूक्लियस दिखेगा? इधर भी दिखेगा भाई साहब, इधर भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा भाई। तो हमें समझ में आया कि देखो कैसे भी प्रकार का सेल हो, वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें ये तीन चीजों का होना बड़ा जरूरी है। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। अगर ये तीन चीज नहीं हुए तो मतलब वो सेल की कैटेगरी में आता ही नहीं है फिर तो, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। अब इसी तरीके से इसको समझो कि हम लोग अगर सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। बस एक अंतर यहां पर आता है कि यहां पर आप एक लाइट ग्रीन कलर का, सॉरी डार्क ग्रीन कलर का एक और लेयर देख रहे होगे, है ना। ये जो डार्क ग्रीन कलर है उसको क्या लिखा है हमने? सेल वॉल लिखा है। अब सोचो ये जो सेल वॉल है, ये बेसिकली वो हिस्सा है जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको आप बोल सकते हो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो रिजिडिटी प्रोवाइड करने की बात है, चलो आप अपने दोस्त चिंटू को बुला लो भाई और चिंटू के गाल में मारो एक मुक्का, है ना, तो आपको फील होगा अरे चिंटू का गाल तो मुलायम है, ऐसे मारने में ज़्यादा चोट नहीं लगा। और चले जाओ बाहर, अमरूद का पेड़ दिख रहा होगा आज आपको, दे मारो एक घुसा उसको भी, कैसा फील होता है भाई साहब? चोट लगी। वो उतना हार्ड क्यों है भाई साहब? क्योंकि उसके आउटर सेल्स में क्या लगे हैं? सेल वॉल लगे हुए हैं। तो ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। और सेल वॉल जो है वो एक प्रकार से, आप देखो अब यहां पर सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सेल वॉल जो है सबसे पहले आप ये समझो कि एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। क्या है भाई? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी जैसी चीजों में पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये करनी है आपको कि ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? तो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, जैसा हमने बात किया, और टफनेस, कड़ापन जो है, मारने पर चोट हमें ही लग जा रही है उल्टा, तो ये प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। इसी से तो पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे एकदम बिल्कुल धूप, गर्मी, सर्दी, पानी, बारिश सब झेल रहे हैं वहीं पर, लेकिन वहीं पर वहीं टिके हुए हैं भाई। हम लोग तो हालत खराब कर जाए हमारा, रात में इतना ठंड लगे, दिन में इतनी गर्मी लगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन ये लोग इसी सेल वॉल के कारण एक्चुअल में वहां पर सर्वाइवल टेंडेंसीज दिखाते हैं। अब यहां पर यह भी तो बात है कि पेड़ पौधों का जो शेप है, उनका स्ट्रेंथ है, उनका जो साइज है, वो सब भी सेल वॉल की वजह से ही आएगा। फिर तो इसमें कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है उसको बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि देखो एक सबसे एबंडेंट जो इस एग्जिस्टेंस में आप लोग भरपूर इस्तेमाल करते होगे भाई साहब, लकड़ी का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लो लकड़ी का आप टेबल ले लो, आप कोई भी पेपर ले लो, तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं आप सब देखोगे कि वो सेल्यूलोज का ही बना है। सारा का सारा सेल वॉल जो है उसका बेसिक प्लांट्स में किससे बना है भाई? वो सेल्यूलोज से बना है। सेल्यूलोज जो आप पेपर पढ़ रहे हो, जो लकड़ी देख रहे हो, वो सब सेल्यूलोज है। सिमिलरली एल्गी के अंदर में भी सेल्यूलोज का ही सेल वॉल बनता है। फंजाई के अंदर में चाइटिन और बैक्टीरिया के अंदर में पेप्टिडोग्लाइकन। अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इतना कोई डिटेल में पूछेगा नहीं आपसे। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि सेल वॉल चूंकि नॉन लिविंग बीइंग है तो इसके अंदर बाहर से कोई भी खाने पीने का मटेरियल,
गैसियस ट्रांजेक्शंस, ये सब आर पार हो सकते हैं। नॉन लिविंग है ना, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल मतलब कुछ भी आ जा सकता है, न्यूट्रिएंट्स भी आ जा सकते हैं, पानी भी आ जा सकता है, हवा भी आ जा सकता है, सब आ जा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट में था, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भाई साहब दोनों में, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में है। तो ये बेसिकली वो कवच है जो कि सभी प्रकार के सेल में मिलता है। और दूसरा, ये अब फ्रीली परमिएबल नहीं है, अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि देखो, कुछ हिस्से में कोई भी चीज अगर पास हो रही है और पास हो जा रही है तो वो क्या है भाई, फ्रीली परमिएबल। अगर कोई चीज जा रही है और पास नहीं हो पाई तो हम उसको बोलेंगे भाई साहब नॉन परमिएबल। परमिएबल नहीं है भाई साहब। हम इधर से एक तरफ हमने बोला कि ये हमारे लिए क्या हुआ भाई, ये हमने पेन दिखाया, इसको पेन इधर गया और इधर से आर पार हो गया भाई। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल, इधर से इधर भी आ जा रहा है और हम इधर से चाहे इस पेन को इधर लगाएंगे तो इधर भी निकल जा रहा है। तो ये क्या है हमारे लिए, फ्रीली पर। ये लेयर कैसा है, ये लेयर हमारे लिए फ्रीली परमिएबल है। अगर हम पेन को इधर भेजने की कोशिश कर रहे हैं बट ये जा ही नहीं रहा है तो इस पेन के रिस्पेक्ट में ये क्या बन गया, नॉन परमिएबल। सिमिलरली सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल का मतलब है कि यार देखो, कुछ चीजें आएंगी कुछ चीजें नहीं जाएंगी, है ना, कुछ ऐसा। और सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि भाई साहब अब मैंने इसमें दिमाग फिट कर दिया, अब ये अपनी जरूरतों के हिसाब से किसी भी सामान को आने देगा और जाने देगा। इसका मन के ऊपर है और इसकी जरूरत के ऊपर है। जैसे कि इसको चाहिए कि नहीं, अरे भूख लगी भैया ग्लूकोज लाओ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को आने देगा। लेकिन उसी टाइम पर अगर उसको ऐसा चाहिए कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया है या फिर जितना उसने खाया ग्लूकोज एकदम पेट भर गया, तो अब ग्लूकोज को बाहर नहीं जाने देगा, वो रोक देगा उसको। सिलेक्टिवली परमिएबल है। जब उसकी इच्छा होगी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेने की तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी इच्छा होगी कि यही अब ऑक्सीजन भेज देते बाहर, हमें नहीं चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को भेज देगा बाहर। तो मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल, किसी चीज को आने देगा किसी चीज को बाहर जाने देगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि भाई उसकी नीड क्या है। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये किसका बना हुआ है ये आप देख सकते हो, ये फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं, प्रोटीन होते हैं लिपिड बेसिकली। ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के मिक्स होकर बनते हैं, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का। यहां पर देख रहे हो लिपिड, ये जो अंदर आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का, ये लिपिड के छोटे लेयर्स, और ऊपर ये प्रोटीन का एकदम सैंडविच बना देते हैं। और ऐसे ही डबल लेयर्ड सैंडविच में आप क्या देखते हो, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख जाता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई भाई साहब, तो अब एक चीज और समझो। यहां पर अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा है, यहां पर हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर मान लो आपके पास दो बड़े बड़े बीकर हैं भाई साहब, एक बीकर आपने ऐसा सॉल्यूशन लिया जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें दो तीन टर्म्स मैं आपके लिए लिखता हूं। देखो, जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर क्या, सॉल्यूशन। अच्छा यहां लिखा हुआ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, घोल है। उस घोल में क्या क्या है, तो मैं बोलूंगा उस घोल में दो चीजें हैं। एक तो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब वो सॉलिड टुकड़ा है जिसको मैं उस सॉल्यूशन में घोलना चाहता हूं, लेकिन उसको घोलने के लिए किस में घोलूंगा, सॉल्वेंट में। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। तो जैसे इस केस में मान लो कि हमने 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 क्या किया, एक सॉल्यूशन तैयार किया चीनी का। हमने चीनी का सॉल्यूशन तैयार कर दिया। उसमें क्या किया हमने, चीनी को एज ए सॉल्यूट और पानी को एज ए सॉल्वेंट हमने मिला दिया भाई उसको। तो हमने चीनी का घोल तैयार कर लिया, चीनी का सॉल्यूशन तैयार कर लिया भाई। अब समझ लो कि अगर हम लोग 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाल देते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हम लोग 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी डाल देते हैं, तो गाढ़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा पक्का, शीरा चाशनी जैसा दिखेगा ये तो, और वो वाला थोड़ा पतला दिखेगा भाई। अब लेकिन एक बात समझना कि इन दोनों के रिलेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर रिलेटिवली हम लोग को सॉल्यूट की मात्रा कम दिखती है। तो यहां पर चीनी कम था तो इसके लिए हाइपोटोनिक, और जो गाढ़ा दिखे वो हमारे लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। अब यहां पर एक चीज बताना, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन गाढ़ा दिखेगा, वही दिखेगा गाढ़ा। अब इस गाढ़ेपन में अगर हमने मान लो कोई ऐसी चीज डाली, जैसे मान लो हमने पानी की बात की, आपसे पानी की बात की, तो पानी को कैसे समझोगे आप इसमें। अब देखो, अब इसमें दोनों में एक बात देखना, अब आपके पास है एक किशमिश, है ना, किशमिश इज लाइक अ सेल। अब आपने क्या किया, एक सेल को इस पानी में डाल दिया और इस सॉल्यूशन में भी और इस सॉल्यूशन में भी डाल दिया, दोनों सॉल्यूशन में डाल दिया। अब एक्चुअल में होता क्या है, दोनों उस किशमिश के लिए, उस एक सेल, आप किशमिश को एक सेल जैसा समझ लो अभी के लिए, उसके भी मेम्ब्रेन होती है, किशमिश का परत होता है, छीलते हो तो अंदर लिक्विड लिक्विड जैसा कुछ मिलता है ना, तो ऐसे ही वो सेल जैसा आपको एकदम परफेक्ट दिखेगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने इसके अंदर में वो सेल डाला तो भाई साहब किशमिश हमारी फूल गई। फूल कैसे गई, हमने इसमें देखा कि बीकर में पानी ज्यादा है कि उस किशमिश में,
तो हमें पता चला बीकर में पानी ज्यादा है भाई साहब, किशमिश में कहाँ ही पानी, तो सूख गई एक तरीके से। तो देखो कंसंट्रेशन का जो मूवमेंट है, किसी भी चीज का मूवमेंट है, वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो मतलब इस केस में हमारा जो पानी है, पानी हाई कंसंट्रेशन में कहाँ है, बीकर में, लो कंसंट्रेशन में कहाँ है, किशमिश के अंदर में। तो पानी, चीनी नहीं बेटा, चीनी नहीं, पानी, सिर्फ जो पानी है उसका छन छन के वो किशमिश के लेयर के अंदर घुस घुस के हाई कंसंट्रेशन से किशमिश के अंदर जो पानी नहीं था, सिर्फ पानी का कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, वैसे तो पूरा स्ट्रक्चर देखो तो किशमिश के अंदर तो बहुत ही थिक जैसा कुछ चीज होता है, लेकिन चूंकि पानी नहीं है तो पानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब किशमिश जो है इस 100 ग्राम चीनी से भी ज्यादा मीठा है ना। तो हमने क्या देखा, किशमिश आपस में फूल गई, किशमिश को खा रहे हैं तो फीका लग रहा है, उसका मीठा कहाँ गया, उसका मीठा उड़ के चला गया भैया इस पानी में। क्यों? क्योंकि मीठा ज्यादा कौन था, किशमिश, कम मीठा कौन था, ये पानी, ये पानी का घोल जो कर लो। तो कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ, मीठे का, किशमिश में, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कहाँ जाएगा भाई, इधर चला गया। इसलिए किशमिश फूलने के बाद हमें फीका लग रहा है और इस पानी का मिठास और ज्यादा बढ़ गया इस किशमिश के कारण। तो यहां पर हमने एक बात को समझा कि हमेशा जो मूवमेंट है ना वो किसका होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का ही होगा। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। कोई भी चीज अगर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है तो हम इसको बोलेंगे डिफ्यूजन है। अब वो डिफ्यूजन किसी का भी हो सकता है। आप अपने कमरे में अगरबत्ती जला रहे हो, अगरबत्ती तुरंत ही जलाने पर नहीं महकता है, लेकिन पहले वो हवाओं में फिर डिफ्यूज होता है। वहां कोने में मम्मी अगर अगरबत्ती जला के पूजा कर रही होंगी तो आपको यहां तक महक जाता है डिफ्यूजन के कारण। परफ्यूम खटखट खटखट इधर उधर लगा रहे हैं, ये बाकी लोगों को कैसे महक रहा है, क्योंकि ये जो आपने परफ्यूम डाला है ना भाई साहब, कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है, इस लिक्विड में जो पोर गया है, और जो आपका वातावरण है वहां कंसंट्रेशन कम है, तो इसीलिए वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो इसीलिए वो सबको महकने लगेगा। ये भी क्या है, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है यार, फिर ऑस्मोसिस क्या है भाई साहब, डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पानी के मूवमेंट्स की बात करते हैं। अगर पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। जैसे कि इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि देखो जो किशमिश के अंदर पानी भर गया ना वो है ऑस्मोसिस, और जो किशमिश का मिठास बाहर निकल के इस चीनी के घोल में आ गया उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के जैसा ही है, लेकिन ऑस्मोसिस एक अलग केस है डिफ्यूजन का, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ पानी के आने जाने की बात करते हैं। अब दूसरी चीज यहां पर समझना आप लोग, यहां पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्यों समझ रहे हैं। आप लोगों को सर ये तो पढ़ते पढ़ते सर आप सेल का स्ट्रक्चर में कहां घुसा दिए हम लोग को। अरे बेटा प्लाज्मोलाइसिस समझाना था मुझे। प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि जब भी सेल इज एक्सपोज टू एक्सट्रीम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा भाई, जिसको बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही गाढ़ा। भाई साहब आप ऐसा कर सकते हो कि किशमिश को किस में घोल दो तो बहुत ही गाढ़ा हो जाए, या तो हाँ एक आराम से मिल गया हम लोग को। आप क्या करो, इट इज लाइक आपने शहद लिया, शहद अपने आप में बड़ा गाढ़ा चीज है भाई साहब, आपने उसके अंदर एक अंगूर डाल दिया। अब किशमिश नहीं, अंगूर डाल दो, अंगूर के अंदर पानी पानी जैसा होता है, तो वाटर कंटेंट ज्यादा कहाँ है बेटा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। आप बोलोगे सर हमारा वाटर कंटेंट ज्यादा किशमिश के अंदर है, यही तो बोलोगे। तो इसमें यही बोल रहा है कि जब भी आप ऐसे, जैसे अंगूर को आप गाढ़े शहद के घोल में डाल देते हो, वैसे ही अगर एक किसी सेल को उसके कंपैरिजन में किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो वो अपना सारा का सारा फ्लूइडिक कंटेंट बाहर कर देगा। क्यों भाई, अंगूर को जब शहद में डालोगे तो अंगूर का सारा पानी, पानी का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब शहद के तरफ पानी सब अपना बाहर निकाल देगा, और बाहर निकालते ही सिकुड़ जाएगा भाई साहब। सिकुड़ने का मतलब है कि आपका अंगूर गया, मर गया भैया। अगर सेल है तो सेल मर गया, और यही सेल का डेथ अगर हो जाता है उसको एक्सट्रीम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने से, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। यहां पर हम लोग एक चीज और समझते हैं कि देखो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग यूनिसेलुलर बुलाते हैं, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग मल्टीसेलुलर बुलाते हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है, देखो यूनिसेलुलर का मतलब है, अरे यूनी सेलुलर, यूनी मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, तो एक सेल का बना हुआ है तो क्या है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल सेल्ड का बने हैं तो ये क्या है, हमारे कौन से, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये हमारे स्पर्म, ओवम, रेड ब्लड सेल्स, मस्कुलर सेल हो या न्यूरॉन के सेल हो, ये सब हमारे लिए क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाले सेल्स हैं। ठीक है भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, ये है आपके डिवीजन ऑफ लेबर की बात।
ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, हमारा बॉडी जो है ना वो अलग अलग ऑर्गन्स जैसे काम में लेके आता है। जैसे कि हमारा हाथ क्या है भाई, मेरा हाथ लिखने के काम में आ रहा है, ऐसे लिख रहे हैं हम इससे। पैर क्या कर रहा है, पैर मुझे चलने में मदद कर रहा है, तो पैर का काम क्या है भाई, चलने का काम है। मुंह का काम क्या है, बोलने का काम है भाई, बोलने का। दिमाग का क्या काम है, सोचने का काम है। पेट का क्या काम है, पचाने का काम है, खाना पचाता है भाई साहब ये। तो हर एक डिवाइड है ना अपने अपने फंक्शंस की बेसिस पर। सेम टू सेम वैसे ही सेल के अंदर भी होता है। सेल के अंदर में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनेलाज होते हैं। जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, ब्लड पंप करता है, हमारा लंग्स है, हमारे एयर को एक्सचेंज करता है, मतलब कि ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये लंग्स में होता है ये सारा काम। मतलब वैसे होता तो सेल्यूलर लेवल पर है, लेकिन आपका लंग्स ये एक्सचेंज मैकेनिज्म में सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर है। फिर इसके बाद आपका वैसे ही आपका इंटेस्टाइन क्या करता है, सब अलग अलग जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे वो सब अलग अलग काम करते हैं। लीवर अलग तरीके से काम करता है। तो वैसे ही हमारे एक सेल के अंदर में भी ऐसे कई सारे ऑर्गेनेलाज होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स वगैरह वगैरह। तो उनमें से एक एक करके अगर हम लोग को समझ में आए तो हम लोग को पढ़ना है कि सेल स्ट्रक्चर के अंदर में कुछ आउटर कवर की चीज़ें होती हैं, कुछ साइटोप्लाज्म की चीज़ें होती हैं, और कुछ हमारे लिए न्यूक्लियस की चीज़ें होती हैं। तो ये जो आउटर कवर है, आउटर कवर जो हम लोग देख रहे थे, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह, तो उसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी बोल सकते हो। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट में मिलेगा भाई। और यहाँ पर जब हम लोग इसके अंदर के ऑर्गेनेलास की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर, वो साइटोप्लाज्म क्या था भाई, वो जो लिक्विड था सेल के अंदर वही वाला, उसके अंदर आपको इतने सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर आपको आपके खुद का जेनेटिक मटेरियल मिलता है, इसको भी अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई साहब पावर पावर, डॉक्टर जयकॉल याद है? तो उसके लिए पावर जो था ना, वैसे ही समझ लो हमारे हर एक सेल के लिए जो पावर होता है वो कौन डिराइव करता है, या फिर हमारे सेल का स्ट्रक्चर जैसा भी हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हैंड जेस्चर्स दिखा रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, ये सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये एनर्जी बनाता कौन है? तो हर सेल के अंदर यही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर देख रहे हो, इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा ही होता है ये। तो ये डबल लेयर्ड है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए। और ये समझ में आना चाहिए जो ये धागा धागा जैसा दिख रहा है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर छोटा दिमाग दिखता है। देखो जो हमारा न्यूक्लियस है, अभी के लिए समझ लो इतना कि हमारे लिए जैसे हमारा खोपड़ी, हमारा ब्रेन हमारे लिए कंट्रोल पावर रखता है सब चीज का, वैसे ही एक सेल के अंदर भी ये कंट्रोल पावर किसके हाथ में होता है? न्यूक्लियस के हाथ में होता है। और इसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? तो ये है हमारे लिए डीएनए, है ना, डीएनए। तो ये जो डीएनए है, वैसे ही आप देखोगे कि यहां पर भी छोटकू सा डीएनए इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका खुद का भी होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो है ही है, लेकिन यहां पर इसके अंदर भी होता है, तो इसीलिए इसके पास छोटा दिमाग होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ना, ये आपके बहुत सारे प्रोटीन वोटीन बनाने के काम में आता है। तो समझ लो जब माइटोकॉन्ड्रिया को अपना कुछ प्रोटीन वोटीन बनाना होता है तो ये खुद ही अपना छोटा दिमाग इस्तेमाल करके बना लेता है। कोई बड़ी चीज है तो जाहिर सी बात है फिर न्यूक्लियस से ऑर्डर आएगा, फिर ये कुछ बनाएगा, जैसे हमारे ब्रेन ऑर्डर करता है ना। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनवॉलेंट्री हैं। जैसे कि मान लो धक धक कर रहा है दिल, अरे धक धक कर रहा है, क्या इसको बता रहे हो धक धक करो? तुम नहीं, आप धक धक करो, हाँ आप करो, हाँ भैया भाई 2 सेकंड हो गया भाई जल्दी करो। ऐसा तो नहीं है, अपने से हो रहा है। उसके पास भी कुछ तो दिमाग होएगा अपना। तो जैसे हमारे ऑर्गन्स के कुछ ऑटोमेटेड पार्ट्स होते हैं, वैसे ही समझ लो हमारे सेल के अंदर भी कुछ ऑटोमेटेड पार्ट्स होते हैं, उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया एक है। अब इसको समझना, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बेसिकली इसका काम ही है खाने को पचाने का, मतलब खाना जो ग्लूकोज वूकोज आप लोग लेते हो, ग्लूकोज मतलब वो ग्लूकॉन्डी वाला ग्लूकोज नहीं बेटा। ग्लूकोज का मतलब है कोई भी आप ग्लूकोज का फॉर्मेट ले रहे हो, आपको रोटी में भी ग्लूकोज मिल रहा है, आपके शुगरी कॉन्टेंट में भी ग्लूकोज मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी खा रहे हो उसमें भी ग्लूकोज मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें के जो भी ग्लूकोज आप ले रहे हो उसको अंदर ले जाओ और सेल के अंदर जाके इसको पचाओ और एनर्जी रिलीज कराओ। तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के अंदर में ये हमारे लिए एनर्जी करेंसी के फॉर्म में इसको देता है। जैसा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था समझ लो वैसा सेम माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको दोनों जगह मिलता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों जगह पर। लेकिन ये जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में ही मिलेगा। प्लांट सेल भी मोटा मोटा, प्लास्टिड भी मोटा मोटा आपके माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है। इसमें आप देख सकते हो जैसे ये डबल लेयर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर था, उसके अंदर उसका खुद का छोटा दिमाग, बोले तो क्या जेनेटिक मटेरियल था, इसमें भी खुद का जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, है ना। प्लास्टिड लेकिन करता क्या है, वो तो भैया पावर हाउस ऑफ द सेल था। ये क्या करता है? ये कलर देने का काम करते हैं भाई साहब। ये सेमी ऑटोनोमस इसीलिए बोल रहे हैं इनको। ये पिगमेंट पिगमेंट देते हैं। अरे आप लोग फल वल खाते हो गया? अरे खाते ही हो गए यार। आम किस रंग का है बेटा? गाजर किस रंग का है? गाजर बोलते सर ऑरेंज कलर का है, सर ऑरेंज कलर का। यस यस ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर आता कहाँ से? अरे यही प्लास्टिड देता है। पत्तियों में हरे रंग लाता कौन है? यही प्लास्टिड देता है। बैंगन का नीला रंग लाता कौन है? यही प्लास्टिड देता है। तो प्लास्टिड कई प्रकार के होते हैं
और वो अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड अलग अलग रंगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये ट्रांसफॉर्म या एक दूसरे के प्रारूप में चेंज भी होते हैं। जैसे कि आप जब अपने घर में कच्चा आम लेके आते हो, थोड़े दिन उनको पकाने के लिए रखते हो, वही कच्चा आम हरे रंग से पीले रंग और नारंगी रंग या लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये प्लास्टिड जो है ये अपना नेचर चेंज भी कर सकता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे कॉमन चीज है, क्योंकि यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल बहुत ही ज्यादा जरूरी है पौधों के लिए, क्योंकि इट इज वेरी मच नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बिना फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर आप देख रहे हो, एक तो ये काम इसका है ही है, लेकिन साथ ही साथ ग्रीन कलर के साथ फोटोसिंथेसिस करना भी इसका एक प्रोमिनेंट रीजन बन जाता है। दूसरे नंबर पर आप देखो उसका एक और टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का था, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है। बेसिकली इसका एक हिस्सा जो है कैरोटीन, कैरोटीन कैरेट क्या नारंगी, तो कैरोटीन जो है वो आपको क्या देता है, ऑरेंज कलर देता है, ऑरेंज रेड कलर देता है। सिमिलरली जैंथोफिल येलो कलर देता है। मैंगो भैया, मैंगो बनाना जैंथोफिल, याद रहेगा क्या, जैंथोफिल येलो। तो ये भी फोटोसिंथेसिस में काम करता है, एट द सेम टाइम कलर भी देता है। फ्लावर, फ्रूट्स, गेंदे का फूल, जो भी आप रातरानी का फूल देख रहे हो, सब जगह जो भी कलर्स वगैरह होते हैं सब कौन देता है भाई, यही देता है, प्लास्टिड ही देता है। फिर यहां पर एक आता है लास्ट में लूकोप्लास्ट। लूकोप्लास्ट इज लाइट व्हाइट, क्या कलरलेस है, ये कलरलेस है भाई साहब। कलरलेस कैसे समझोगे आप, इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है, क्योंकि पिगमेंट ना होने से आपने इसको पक्का देखा है, जब आप लोग आलू काटते हो तो जो उस आलू के कटने से तुरंत ही वो जो स्टार्च निकलता है ना उसका, वो स्टार्च क्या है बेटा, वो स्टार्च है ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट का एक प्रकार का प्लास्टिड है। अब यहां पर ये बात समझना कि जो स्टार्च है उसका बेसिक फंक्शन है खाने को स्टोर करना, फूड स्टोरेज, ठीक है। तो आलू के लिए वो अपना खाना बचा के रखता है। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर है आपके लिए क्या भाई, प्लास्टिड्स, ये भी डबल लेयर्ड है। यहाँ पर कुछ ऐसे 5-5 के सिक्के के ऊपर एक रखे रहते हैं, इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है आपको, नाम वाम पढ़ने के लिए इसको देख लेना, आपको मजा ही रहेगा। अगले जो हमारे कुछ बॉडीज हैं वो है हमारे लिए कुछ इस प्रकार से। इनमें से कौन कौन से भाई, इसमें से हमारे लिए एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, देखो पहले मैं बता देता हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये न्यूक्लियस का शेप है ना, न्यूक्लियस से सेल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक सेल का एक छोटा हिस्सा है। ये जो गोला देख रहे हो ना आप, ये गोला जो देख रहे हो, ऐसे पूरा बड़ा गोला आएगा भाई साहब, पूरा सेल होगा ऐसा बड़ा। हम लोग उसका एक टुकड़ा पाई ले लिए, बस ये पाई शेप जो है, ये पाई शेप बस हम काट के देख रहे हैं। हम न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे सेंटर पर तो न्यूक्लियस मिल ही रहा है हमें, न्यूक्लियस के अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है। न्यूक्लियस के ऊपर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं उसमें। ये जो ऐसा टूटा टूटा दिख रहा है, टूटे टूटे नहीं होंगे, तो 3D होगा ना, स्फेरिकल शेप का होगा। तो इस स्फेरिकल शेप में क्या दिखेगा आपको, छेद छेद दिखेगा। तो वही छेद बनाने की कोशिश की है हमने। इसके बाद आपको ये जो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये कहलाता है आपके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो तरीके का होता है। यहां पर जो लाल लाल रंग के आपको बिंदी बिंदी दिख रहे हैं, ये बेसिकली है हमारे लिए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली क्या काम करते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपक के बैठ जाते हैं, और चिपक के बैठ जाते हैं और इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एट द सेम टाइम जो यहां पर कुछ रीजन्स में आप देख रहे हो जहां पर ये राइबोसोम चिपकते नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो चिकने जैसे होते हैं। और जहां पर राइबोसोम बैठ जाते हैं वो खुरदुरे हो जाते हैं, तो इसलिए उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुलाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक फंक्शन ये हो गया कि भाई साहब इनको प्रोटीन बनाना है। इनका काम क्या है भाई, प्रोटीन बनाने का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इनका काम है एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम लोग देखेंगे कि भी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन बेटा किसका बना था, अभी हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, किसका पढ़ा था, ये बना था प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड्स। तो इसमें जो लिपिड वर्ड है, लिपिड एक्चुअल में ये वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि ये बनाता है। और इसी के बनाए हुए लिपिड से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये मस्त इंटैक्ट रहता है। अब इसके बाद देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आपको बता दिया भाई ये दोनों ही, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और फैट सिंथेसिस में काम आता है। फिर हमने नेक्स्ट देखना है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज कहाँ है भाई, पहले तो ये देख लेते हैं गोल्गी बॉडीज किसको बोलते हैं। अब एक बात देखना कि यहां से ना प्रोटीन भरना शुरू हो गया भाई। ये जो डॉटेड कंटेंट देख रहे हो आप, ये और कुछ नहीं प्रोटीन है। तो प्रोटीन एंजाइम के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, इससे पार करके जाएगा, फिर ये इकट्ठा होगा, इकट्ठा होकर एक प्रॉपर शेप में आएगा। शेप करने के बाद गोल्गी बॉडीज जो है, ये वही गोल्गी बॉडीज है जो कि इन प्रोटीन्स को भेजना तो बाहर ही है, अपने काम के लिए निकल जाएगा भाई साहब। ये जैसे हम लोग सुबह सुबह काम पे निकल जाते हैं, वैसे ये प्रोटीन भी अपने काम पर निकल जाएगा जहां उसको जरूरत होगी। लेकिन इस पूरे जर्नी में जैसे अमेजन है ना, अमेजन को भाई साहब बड़े सही तरीके से कोई भी सामान को डिलीवरी करनी पड़ती है, उसकी पैकेजिंग, उसमें कहाँ जाना है वो सब लिख के पूरा चिपका के टेप मार के पूरा एकदम बबल रैप करके फिर भेजते हैं। समझ लो गोल्गी बॉडीज लाइक अमेजन।
ये भी क्या काम करता है, जितना भी प्रोटीन है उसको बढ़िया पैक वैक करके सब कुछ वो भेजने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और इसके साथ साथ ये कभी कभी कुछ लाइजोसोम जैसे एंजाइम्स में कन्वर्ट भी होता है। लाइजोसोम क्या है भाई? लाइजोसोम अपने आप में एक बड़ा ही जहरीला टाइप का चीज है यार। इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल मतलब वो नहीं है, जिहादी नहीं है भाई साहब ये, कि ये हम बोल रहे हैं कि अरे आ गए भाई साहब लुटा दिया सब कुछ, है ना। ये वैसे नहीं है, ये टेररिस्ट नहीं है बेसिकली, है ना, ये टेररिस्ट नहीं है। तो हम लोग यूँ बोलते हैं जैसे कि मान लो तालिबान के लोग हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं ना बैड तालिबान गुड तालिबान, तो जो बैड तालिबान के लोग हैं या फिर कोई भी ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे अपने आप को हाँ भी आ गए आ गए आ गए हम आ गए, तो वैसा नहीं करते हैं ये। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल हैं, लेकिन ये फॉर गुड। फॉर गुड क्यों? मान लो किसी ने इनके ऊपर आक्रमण किया, तो इनको लगा होगा कि यार अब फट जाते हैं। एक बार फट जाते हैं तो ये सेल तो मर जाएगा, लेकिन बाकी के सारे सेल्स बच जाएंगे जो इसके आजू बाजू में होंगे। एट द सेम टाइम जो आक्रमण करने के लिए बाहर से कोई भी वायरस या फिर कुछ भी आया है वो इसके साथ निपट जाएगा। ठीक है, तो वायरस एग्जैक्टली नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे कोई भी छोटी मोटी चीजें हैं जिनको इसे डिस्ट्रॉय करना है तो वो लाइजोसोम यहाँ पर काम आता है। सिमिलरली लाइजोसोम बहुत बार कुछ मटेरियल वगैरह स्टोर करने का भी काम में दिखा देता है अपने को। तो अब यहाँ पर जरा अब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें सब समझ में आएगा। यहाँ पर देखना कि पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडीज। इसी को हम लोग गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सब इसी का नाम है। फिर इसके बाद हम लोग लाइजोसोम की बात करते हैं। तो लाइजोसोम कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है भाई साहब? गोल्गी बॉडीज से ओरिजिनेट हो रहा है। गोल्गी बॉडीज कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है भाई साहब? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसको बोलते हैं, और ये कभी भी हेल्दी सेल्स को नहीं मारेगा। फिर इसके बाद सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नाम से ये दो चीजें हमारे सामने आती हैं। ये सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ऐसे हिस्से हैं जिनको कि हम लोग बोल रहे हैं कि यार ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। सेल के अंदर ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पर इन्हीं को डिवाइड करने का काम करते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब हमारा सेल डिवीजन होता है, आप लोगों ने शायद इस बात को पढ़ा होगा कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जब भी हमारा सेल डिवाइड हो रहा होता है तो इक्वल पार्ट्स में ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के हिस्से बट जाते हैं, जो कि अगेन दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो उन सभी डिविजन्स में ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनके शेप कुछ ऐसे ही पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, है ना। फिर एक आखिरी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूओल। वैक्यूओल जो है ये प्लांट सेल में कहीं ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये बोलना गलत नहीं होगा कि इस पूरे प्लांट सेल में जो हमारा 80 to 90% ऑफ द वॉल्यूम है उसको किसने कैप्चर कर रखा है? इस वॉक्यूल ने कैप्चर कर रखा है। प्लांट सेल के अलावा एनिमल सेल में भी ऐसे वॉक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पाए जाते हैं, इतने बड़े इतना ज़्यादा वॉल्यूमिनस नहीं होते हैं ये। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ना कि वॉक्यूल जो है ये बेसिकली एक स्टोरेज सैक जैसा है भाई साहब। ये बोरा है, बोरा मतलब कि जो ये वो आता है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, जिसमें आलू पैक होके आता है, वो बोला बोरा या बोरी जो भी बोल लो आप लोग। तो उसमें सारा कचड़ा वचड़ा हम लोग सब भर देते हैं उसमें, फिर फेंक देते हैं उनको, या फिर एक्स्ट्रा स्टोरेज का सामान उसमें डाल देते हैं। तो ये स्टोरेज सैक जो है ये इसी तरीके से काम करता है। तो प्लांट सेल्स के लिए मान लो पानी वानी ये नीचे से खींचने के लिए गए थे, पानी बकायदा एक सेल में ज़्यादा आ गया, तो ये अपने पास स्टोर कर लेगा कि यार फिर इतना मेहनत करके नीचे से जड़ों से ऊपर थोड़ी ना लेके आओगे, हम रख लेते हैं, जब चाहिएगा तो हमसे ले लेना भाई साहब तुम। तो वॉक्यूल क्या करते हैं? ये सैक स्टोरेज जैसा काम करते हैं। ये इनफैक्ट बहुत बार जितने भी इस सेल के वेस्ट डिस्पोजल होते हैं वो भी कभी कभी स्टोर कर लेते हैं, और वो भी धीरे धीरे करके उसको बाहर कर देते हैं। तो वॉक्यूल्स जो है वो इस तरीके से सॉलिड और लिक्विड कंटेंट ये स्टोर करने की बात करता है। तो इतनी बात हमारी हो गई भाई। इसके बाद अब हम लोग फाइनली हम लोग देखते हैं अपने न्यूक्लियस स्ट्रक्चर की तरफ। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं भाई साहब। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो, जैसे हम लोग साइटोप्लाज्म या फिर किसी एक सेल की बात कर रहे थे, सेल में क्या था भाई? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाजू में क्या अंदर क्या था उसके? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलास, और इसके बीचों बीच न्यूक्लियस। तो अब जैसे सेल था हमारा, सेम टू सेम न्यूक्लियस को भी वैसा ही समझो। जैसे उधर सेल का सेल मेम्ब्रेन था, वैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो जाएगा। सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म था, तो न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा, जो लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होगा। और जो इसके अंदर में अलग अलग ऑर्गेनेलास थे उसके जगह पर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। अब देखो, ये जो सेल है हमारा न्यूक्लियस जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द कंट्रोल हाउस या फिर ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारी खोपड़िया है वैसे ही सेल की अपनी खोपड़िया है ये न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होते हैं? हम लोग बोलते हैं सर ये लोग ना क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होते हैं,
और जब भी सेल को डिवाइड होना होता है तो ये अपने बढ़िया क्रोमोसोम्स के फॉर्म में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में रीशेप कर लेते हैं अपने आप को। और एक बार सेल डिवाइड हो गया तो फिर से ये इसको आड़ा तिरछा क्रोमेटिन फाइबर में बदल देंगे। क्रोमेटिन और क्रोमेटिन फाइबर या फिर क्रोमेटिन मैट्रिक्स या क्रोमेटिन नेटवर्क, कुछ भी बोल दो इसको, इसमें और आपके क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है? जैसे मान लो कि आपके पास यहां पर देखो आप, ये जैसा उलझा हुआ मांझा देख रहे हो ना आप, उलझा हुआ मांझा भाई साहब, ऐसा कुछ भी लपेट के बस एक जगह रख दिया गया हो, तो ये कहलाता है क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो हमारे लिए क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जैसे ये एक्स क्रोमोसोम जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा। तो उलझे हुए मांझे को अगर आप सही तरीके से बिल्कुल एक शेप में डाल देते हो तो इसी को हम लोग क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। अब यहां पर वापस से देखना कि ये जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर है इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला इसमें एक डीएनए कंपोनेंट होता है। डीएनए ही हमारे लिए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। अब ये डीएनए हमारे लिए जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है, इसके अलावा और क्या होते हैं हमारे पास? कुछ होते हैं प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन है यहाँ पर बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन की बात हो रही है। ये हिस्टोन प्रोटीन पे ये डीएनए जैसे धागे को ये उस हिस्टोन प्रोटीन पे लिपट लिपट कर ये बाहर आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बोल रहा हूँ। इसका बेसिकली मकसद क्या है, बस आप वो देख लो कि ये डीएनए की स्टेबिलिटी चाहता है कि ये उलझे ना, है ना, बहुत आराम से डिवीजन के टाइम पर सब कुछ हो जाए। और ये तो हमारे लिए पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर है ही है। तो इस क्रोमोसोम का एक धागा पकड़ के जब हमने खींच के देखा तो हमें पता चला, अरे यार ये तो आपको कैसा दिख रहा है, ये देख नहीं रहे हो कि ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट के बाहर निकल रहा है। तो ये इसीलिए ताकि ये उलझे ना, और ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है ये इसको। फिर हमने इस एक धागे को भी जब और जूम इन करके देखा तो हमें ये डबल स्ट्रैंडेड मिले, है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड मिल रहे हैं भाई साहब, ये ऐसे ऐसे डबल स्ट्रैंडेड मिल रहे हैं ये पूरे के पूरे। तो फिर अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए जो है वो क्या है हमारे लिए। अगर ये जो पूरा डीएनए है तो हमारे लिए जीन क्या है भाई? अरे वो पहनने वाला जीन्स नहीं भाई, ये वाला जीन्स क्या है? तो हम लोग ये समझते हैं, देखो हमारे पास कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है बेटा? आप बोलोगे सर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। हम बोलेंगे एक काम करो, सारे के सारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को लाइन से खड़ा कर दो, लाइन से खड़ा करो, और ये जो मांझा है ना अपना डीएनए का, इस मांझे को खोलना स्टार्ट करो बेटा तुम लोग। और खोलते हुए ना उसको पूरा एक के बाद एक जोड़ना शुरू कर दो कि पहला क्रोमोसोम आया, जहां खत्म हुआ तुरंत ही दूसरा क्रोमोसोम शुरू कर दो, जहां खत्म हुआ तीसरा क्रोमोसोम शुरू कर दो। ऐसे सारे के सारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को निकाल लो आप। अब उसके बाद क्या करें सर, ये तो बताओ। निकाल लिया, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरे क्रोमोसोम की जो लेंथ होगी वो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर की होगी। हाँ जी, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर का अगर आप पूरा का पूरा ये क्रोमोसोमल ये क्रोमेटिन फाइबर को पूरा उलझा हुआ क्रोमेटिन फाइबर को सुलझा देंगे तो ये लगभग 2 मीटर चौड़ा हो जाता है। अब ये जो 2 मीटर चौड़ाई की बात चल रही है, या फिर 2 मीटर, सॉरी चौड़ा नहीं, मतलब 2 मीटर लंबा हो जाता है ये पूरा। तो आखिरकार इस लंबे स्ट्रक्चर में इस धागे के अंदर क्या क्या दिख रहा है? तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि ये सबसे पहले हमने ये डिराइव किया कि यार देखो ये ना डबल स्ट्रैंडेड है यार। डबल स्ट्रैंडेड मतलब ये देखो ऐसे ऐसे है और ये आपस में ट्विस्टेड है। डबल स्ट्रैंडेड ट्विस्टेड, ऐसे कपड़े को आप लोग निचोड़ते हो, समझ लो वैसे किसी ने यहाँ पर सीढ़ी को निचोड़ दिया हो, सीढ़ी जैसी स्ट्रक्चर हो उसको निचोड़ दिया हो, तो वो क्या बनेगा? आपका डीएनए बन जाएगा। अब इस डीएनए में आपको ये व्हाइट व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा होगा। हम लोग इस व्हाइट व्हाइट कलर के जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं यार, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर्स। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर्स। ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स क्या चीज है यार, समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को जरा हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं यार, कोई बात नहीं है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, आप यहां पर 3 वर्ड्स की प्रॉब्लम अपने जड़ से निकाल कर फेंक देना। पहली चीज क्या है? पहला है आपके सामने, मान लो यही डीएनए, दूसरा है आपके लिए जीन्स, और तीसरा है आपके लिए जीनोम। ये डीएनए, जीन्स और जीनोम, ये जो 3 शब्द हैं इन सब में डिफरेंसेस को समझना। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आप ये पूरा का पूरा ये देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जीन बोलते हैं, है ना, सॉरी डीएनए बोलते हैं। जीन क्या चीज है यार? इसमें जो हम लोग नाइट्रोजन बेस पेयर देख रहे हैं ना, यही वो चीज है जहां पर हमारे सारे के सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। लेकिन हम लोग को ये समझ में आता है कि यार ये सारे के सारे जितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स है ना, सब इंफॉर्मेशन नहीं लेके चलते हैं, कुछ ऐसे यूं ही रैंडमली खाली पीली पड़े हैं ऐसे ही। तो खाली पीली पड़े हैं उनको नहीं काउंट करेंगे। मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक का कोई एक सेगमेंट है जो कि हमारे आंखों के कलर की कोडिंग करता है। जैसे कि आंखें आपकी नीली होंगी, आपकी आंखें भूरी होंगी, आपकी कंजी आंखें होंगी, आपकी काली आंखें होंगी। ये इतने जेनेटिक मटेरियल के अंदर से ही पता चलता है हमें। तो वो हमारे लिए भाई साहब फंक्शनल यूनिट हो गया।
हमें पता है कि ये तो पूरा तो डीएनए चल ही रहा था, इस डीएनए का ये वाला हिस्सा भाई साहब हमारे आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा ये जो हिस्सा है ये हमारे लिए फंक्शनल है ना। बाकी जो छुटके छुटके हिस्से थे वो तो ऐसे ही खाली पीली पड़े थे, तो उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भी हिस्सा ये फंक्शनल मिल रहा है, उस एक फंक्शनल हिस्से को हम लोग बोल सकते हैं क्या? जीन। जीन जो शब्द है इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब ये जीनोम क्या है यार? वो जो मैंने 2 मीटर लंबा आपने पूरा वो लिखा था ना, वो ही आपके लिए एक सिंगल लाइन में जब आपने सब अरेंज कर दिया, टोटल का टोटल जितना भी आपका ये जीन है या डीएनए, इन सबको मिला दोगे आप, तो आपको क्या बनेगा? जीनोम बन जाएगा, जीनोम। तो आई थिंक अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें जरा देखना आप लोग कि हमारे जो ट्विस्टेड था उसको हमने पहले सीधा किया, और सीधा करने के बाद हम लोग इस स्ट्रक्चर में घुसना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या मिलता है। तो हमें पता चला कि देखो, जब इसको तुम सीधा कर रहे हो ना, तो यहां पर इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आपको 3 चीजें मिलती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहे हैं। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड? सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड जो हमारे लिए है वो है डीऑक्सीराइबोस शुगर यूनिट, है ना। दूसरा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो, हमारा डीएनए हो या आपका डीएनए हो या फिर आपके बाजू वाले का डीएनए हो या फिर किसी जानवर का डीएनए हो या फिर किसी कीड़े मकोड़े का डीएनए हो या फिर किसी वायरस का डीएनए हो, मैटर नहीं करता। सबका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ही जैसा होता है, ये स्ट्रक्चर सबका सेम ही होगा। और उन सभी स्ट्रक्चर्स में आपको दिखेगा कि आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर कंपोनेंट और आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों नहीं चेंज होते, ये सेम टू सेम हु बहू कॉपी पेस्टेड है हम सब के लिए। तो ये भी समझ सकते हो कि हम सब ओरिजिनेट कहाँ से हुए भाई साहब? एक जगह से हुए हैं, कहीं से। तो ये बात भी समझ में आती है इससे। और ये जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स है ना, ये वेरी करता रहता है। ये वेरी कैसे करता है? इसके पास ये 4 बेस पेयर्स हैं अलग अलग। यहां पर 4 बेस पेयर्स नहीं है, मतलब आप ऐसे बोलो कि 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं। ये कौन कौन से हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ATCG। ये जैसे हम लोग का बाइनरी लैंग्वेज होता है ना, बाइनरी लैंग्वेज जैसे 0 1 1 1, इसको मान लो ऐसे ही प्रिज्यूम करते हैं कि ये क्या लिखा है भाई? हेलो लिखा है। हेलो का मतलब क्या है? क्या हम इसको 10 11 10 बोलें तो किसी को हेलो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने कोडिंग में बात कर रहा है, ये 0 और 1 जैसे बाइनरी लैंग्वेज में ही बात करता है। वैसे ही समझ लो, हमारे लिए ए से लेके जेड तक में 26 वर्णमालाएं हैं अपने, है ना। अल्फाबेट्स कितने अपने पास? ए से लेके जेड में 26 अल्फाबेट है मान लो। तो हम किसी भी वर्ड सेंटेंसेस को जब भी फ्रेम करते हैं तो इन्हीं 26 अल्फाबेट में से कोई ना कोई चीज भिड़ा देते हैं, उसका एक कंस्ट्रक्टिव मेकिंग करते हैं, जिसके वजह से वो बन जाता है पूरा सेंटेंस। और उसके बेसिस पर हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, सब कुछ है। वैसे ही समझ लो, अगर इस ए से लेके जेड तक की चीज़ों को हमने बाइनरी कोड्स में बदल दिया है, वैसे ही समझ लो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो इन 4 शब्दों में बातें करता है। अब हमारे लिए ये 4 शब्द हैं, वहां पर डीएनए के अंदर में आपको ए लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, टी लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, वहां पर तो आपको कुछ ऐसे ही आपके नाइट्रोजन और कुछ दूसरे दूसरे कंपोनेंट्स दिखेंगे आपको सिर्फ, है ना। तो हम लोगों को यही समझ में आया कि यार देखो, इनको अगर नामकरण करें, उन स्ट्रक्चर्स को हमने डिटेल में पढ़ा तो ये रिपीटेड बस यही 4 ही मिल रहे थे। कभी ATTCG ऐसे करके, जैसे ये 0 1 1 0 1 1 1 1 0 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वैसे ये भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हैं तो हम लोग को यही समझना था कि यार इन कोडिंग्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग को यही समझना था, देखो जो 3 हिस्से हैं, एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप, एक तरफ शुगर ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप शुगर ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप शुगर ग्रुप, फॉस्फेट शुगर। सिमिलरली इधर भी फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर सब लगा हुआ है। और बीच में एक्चुअल में आते हैं ये सारे के सारे हमारे नाइट्रोजन बेस पेयर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इनका पेयर, जो इनका जोड़ा है, वो रब ने पहले ही बना दी है जोड़ी, है ना। रब ने बना दी है जोड़ी। कौन सी जोड़ी भाई साहब? ये ए का जुड़वा जो है, या ए का जो जोड़ी है वो टी के साथ ही बैठेगा भाई। टी की जोड़ी ए के साथ ही बैठेगी, सी की जोड़ी जी के साथ ही बैठेगी और जी की जोड़ी सी के साथ ही बैठेगी। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड शेयर होता है वो आप देख सकते हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शेयर हो रहा है। अब इस तरीके से यहां पर जब आप देखोगे तो ऐसे ही बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में आपको ये पूरा का पूरा डीएनए मटेरियल दिखता है। तो इनफैक्ट ये जो ऑरेंज कलर का हम लोगों ने यहाँ पर लैडर की एक लाइन बनाई है, वो लैडर की लाइन कौन सी है? ये फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, उधर भी और इधर भी। लेकिन जो यहाँ पर लैडर चढ़ने वाली सीढ़ी का पैर बनाया है, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे क्या है? बेस पेयर्स हैं, है ना। तो इन्हीं बेस पेयर्स को ही बार बार हम वेरी करता हुआ देखते हैं। इन्हीं की सीक्वेंसिंग भी करते हैं भाई साहब हम लोग, उसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। मतलब हमारा जितना भी जीनोम है पूरा का पूरा डीएनए, उनमें लाइन से लिखो कि सबसे पहले हमें ए मिला, फिर हमने जी मिला, फिर हमें सी मिला, फिर हमें टी मिला। ऐसे करते करते टोटल कितने हैं? टोटल है भाई साहब हमारे पास 3.3 बिलियन
बेस पेयर्स। हाँ जी, इतने सारे हैं, 3.3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। और इसमें ध्यान देना, इस 3.3 बिलियन बेस पेयर्स में से आपको जो जीन्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स मिलते हैं। 30,000, ये अप्रोक्सीमेशन में है ना, जीन्स हमारे लिए। मतलब ये इसमें से सारे के सारे हिस्से हमारे लिए फंक्शनल नहीं है। तो जितने हिस्से हम लोग को फंक्शनल लगे उन सबको हमने निकाल निकाल के जोड़ा तो 30,000 के आसपास आ रहे थे। बाकी तो और भी होंगे ही, है ना। फिर इसके बाद आप लोग और क्या देख सकते हो इसमें, अभी के लिए तो इतना बहुत है फिर, है ना। इसके बाद अच्छा, यहां पर आप जरा देख ही लो इस चीज को। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है डीएनए के बारे में, लेकिन डीएनए के साथ साथ एक उसका और भी भाई आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए। डीएनए जो है वो है आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए है आपका सिर्फ और सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी हट गया भाई साहब, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आ गया। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड में आप ऐसे ही देखते हो कि जब भी ये वाला हिस्सा है आपका डीएनए है, इस डीएनए में अगर मान लो, एक बात बताओ, अच्छा अगर हमने इसका आधा हिस्सा ले लिया, आधा हिस्सा ले लिया ऐसा कुछ, तो हमें तो पता ही है यार, ए के बाजू में जोड़ी कौन बनाएगा, टी बनाएगा, सी के बाजू में जोड़ी कौन बनाएगा, जी बनाएगा। तो हम तो पहले से ही इसको पूरा स्ट्रक्चर में लिख सकते थे, कोई पंगा ही नहीं था यार अपने पास। तो सेम टू सेम वैसा ही समझो आप इसको, कि हमारे लिए अगर मान लो हमारा सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल हमारे एक न्यूक्लियस के अंदर में कैद है। अब इस सिचुएशन में अगर हमसे कोई पूछता है आके कि सर जी एक वायरस ने आक्रमण कर दिया है, जल्दी से वो कोड दे दो जिससे कि हम वो प्रोटीन का एंटीबायोटिक बना दें, जिससे कि भाई साहब, अरे सॉरी, एंटीबॉडीज बना दें, जिससे कि ये जो बाहर से पैथोजन आया है, वायरस अटैक किया है, इसको मार भगाएं हम लोग। तो डीएनए जो होगा न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ बोलेगा कि ओ भाइयों, ये तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन एक बात बता, अगर मंडे तूने सारे डाटा दे दिए तो अगली बार कौन देगा? हरियाणवी थोड़ी ना आती है उसको, लेकिन मान लो ऐसे ही जस्ट फॉर फन उसने ऐसे बोल दिया कुछ भी कि भाई साहब ये देगा कौन तुमको, तुम आज तो मेरे पास आ चुके हो जिसमें कि भाई साहब तुम बोल रहे हो पैथोजन आया, आक्रमण कर रहा है, जल्दी दो कोड वोड दो, तो हम जल्दी से राइबोसोम के पास ले जाए, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाने का, वो तुरंत ही प्रोटीन बना के देगा हमको। लेकिन वो कोड अगर हमने आज तुमको काट के अपना डीएनए दे दिया तो अगली बार आओगे तो हम क्या देंगे तुमको? तो इसीलिए बोला कि भाई तुम असली चीज मत लेके जाओ, तुम मेरा फोटोकॉपी करा लो। तो न्यूक्लियस के अंदर ही एक स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। अब चूंकि हमें ये पता है कि इसके पास भी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी नहीं है भाई साहब, इसके पास भी इंफॉर्मेशन पूरी है, क्योंकि इसका पेयर किसके साथ होना है ये तो हमें पता ही है। तो सेम टू सेम वैसे समझ लो। अब यहां पर बस एक चीज का अंतर आता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे वहां पर हम लोग पढ़ते थे एटीसीजी, एटीसीजी, यहां पर जो टी से थायमीन था, थायमीन, अब इसका स्ट्रक्चर जो है ना आरएनए में हम लोग को थोड़ा अलग सा दिखा, तो इसीलिए हमने उसका एक अलग से नाम रख दिया। उसका नाम हमने क्या रख दिया? यूरासिल, यूरासिल रख दिया। तो यहां पर एयूसीजी है इंस्टीड ऑफ एटीसीजी, लेकिन कोई मतलब नहीं है, यू विल बी ऑलवेज रिप्लेस्ड विथ टी। मतलब कि हम यू बोलेंगे यू का पेयर किसके साथ बनेगा भाई? ए के साथ बनेगा, ए का पेयर किसके साथ बनेगा? यू के साथ बनेगा, है ना। सेम टू सेम, यू को बस टी से रिप्लेस कर सकते हो आप। तो ये पूरा प्रोसेस आप देख लो, ये कैसा होगा। ये मान लो न्यूक्लियस से एक आधा हिस्सा फोटोकॉपी करा के बाहर निकला भाई साहब, ये बाहर जब निकला तो ये कहलाएगा मैसेंजर आरएनए। क्या कहलाएगा भाई? मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इसका काम है ना कि भाई तुम ये मैसेज लेके किसके पास जाओ? राइबोसोम अंकल के पास जाओ। राइबोसोम अंकल क्या करेंगे बेटा? तुमको प्रोटीन बना के देंगे, है ना। राइबोसोम अंकल ही तो काम करते हैं इन सब चीजों के लिए। तो ये क्या बोला? यूरासिल बोलता है। या फिर ये जो पूरा का पूरा आपका हाफ डीएनए आरएनए था अपना, आरएनए गया राइबोसोम के पास, बोला कि वो बापू ने भेजा प्रोटीन बना दे भाई। तो वो अंकल जी बोलेंगे कि यार राइबोसोम अंकल क्या बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारा काम है क्या? और बोला सर जी मेरा काम है मैसेंजर आरएनए का, मैं मैसेज पहुंचाता हूं, जो प्रोटीन बनाने का जितना भी कोड है वो सब मेरे ऊपर लिखा है, मुझे पढ़ लो और फटाफट से प्रोटीन बना दो। तो राइबोसोम बोलेगा कि भैया मेरे पास दिमाग वाग थोड़ी ना यार, तुम बताओ क्या लिखा है उसमें, हम बनाते हैं वैसा। तो उसने बोला ना जी ना, मेरा काम है मैसेंजर का, मेरा काम है मैसेज पहुंचाने का, मैं बस मैसेज पहुंचा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। वो बड़ा बदतमीज इंसान है यार, ये है मैसेंजर आरएनए पढ़ ही नहीं रहा है। तो बोले अब क्या करें? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको ट्रांसफर आरएनए की भी बात करनी है। ट्रांसफर आरएनए एक प्रकार का दूसरे टाइप का आरएनए है जो कि इसमें लिखे हुए सभी कोड्स को पढ़ता है, और पढ़ने के साथ साथ ये डिकोड करके इसको राइबोसोम को बताता है। राइबोसोम इन टर्न इस ट्रांसफर आरएनए को, ये जो ट्रांसफर आरएनए है, इसी ट्रांसफर आरएनए के पास में इसकी खुपड़िया पे अपना रेस्पेक्टिव एमिनो एसिड भी लग के आता है।
तो ये क्या करता है, प्रोटीन जो है बेटा, प्रोटीन इज नथिंग बट द चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना, चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो वो इस हिसाब से यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए जुड़ता जाता है कि राइबोसोम उनमें से एमिनो एसिड निकाल के उनको वापस से तोड़ मोड़ करके एक प्रोटीन बना के दे देता है। ठीक है, ये जो प्रोटीन बनता है यही यूनिक प्रोटीन है हमारे लिए। इसका इंफॉर्मेशन किसके पास था, डीएनए के पास, लेकिन डीएनए सीधे नहीं आता, कौन लेके आता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पढ़ता नहीं है, तो इसको कौन क्लियर करता है, ट्रांसफर आरएनए। इसी तरीके से एक राइबोसोमल आरएनए भी होता है जिसको हम लोग आरआरएनए बोलते हैं। तो ऐसे ही कई सारे टाइप्स के आपके आरएनए हो सकते हैं। अब यहीं से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है? ये बात ये कहता है कि देखो सर जी, अगर आपको डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन चाहिए, क्या बोला मैंने, डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन चाहिए, तो इस प्रोसेस का नाम हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। याद रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन। अभी अभी तो बताया कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और जब भी ये मैसेंजर आरएनए अल्टीमेटली एक प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में राइबोसोम आएगा ना, राइबोसोम ही कन्वर्ट करेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। बेटा ये हिंदी टू इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं है, है ना, इस प्रोसेस का नाम ट्रांसलेशन है, जिसके अंतर्गत आपका मैसेंजर आरएनए एक प्रोटीन में बदल जा रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, सेंट्रल डॉगमा ये बोलता है कि देखो, हमेशा जब भी प्रोटीन सिंथेसिस की बात होगी तो हमेशा आप देखोगे कि डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये एक सिंगल डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा, ये उल्टे डायरेक्शन में नहीं आ सकता है कि प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन से आपने क्या कर दिया, आरएनए बना दिया, और आरएनए से आपने डीएनए बना दिया। ऐसा हमारे शरीर में नहीं होता है। हर बार डीएनए ही सब कुछ गाइड करता है, डीएनए के पास ही कोडिंग होती है और वही आगे शिफ्ट करता है। तो ये बात तो अपनी क्लियर हो गई भाई। यहां पर हम लोग को समझ में आया कि देखो, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बदलने के लिए ट्रांसलेशन, इतनी बात हो गई अपनी क्लियर। अब यहां पर एक बात समझना आप लोग, यहां पर इस चीज के लिए स्टडी करना हमने स्टार्ट किया। हमने बोला कि सर हम सारे डीएनए की पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब कि पूरी डीएनए क्या है भाई सब 2 मीटर लंबा, क्या बोला था, जीनोम। तो उस जीनोम की स्टडी करना चाहते हैं। तो हमने बोला देखो, जीनोम की स्टडी करना चाहते हो तो उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, उसको नाम देते हैं जीनोमिक्स। सिमिलरली किसी ने बोला कि नहीं सर, हमें ना मैसेंजर आरएनए की स्टडी करनी है सर, बहुत बढ़िया मजेदार चीज है यार ये तो हमने बोला कि इस प्रोसेस को क्या बोला था हमने, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसलिए इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोल देंगे, या फिर हम ऐसे सिंपल समझते हैं, डीएनए के कलेक्शन को हमने क्या बोला, जीनोम। तो सारे के सारे आरएनए के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्टोम। इसकी स्टडी को हम बोल रहे थे जीनोमिक्स, तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। अब यहां पर जरा पढ़ते हैं, यहां पर पढ़ते हैं, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटियोन, ये जीनोम, तो इसे प्रोटियोम, और प्रोटियोम का स्टडी करेंगे तो प्रोटियोमिक्स। फिर इसके बाद मेटाबॉलिज्म भी होता है, उसमें मेटाबॉलोमिक्स भी पढ़ते हैं हम लोग, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारी चीजें की हम लोग की स्टडी चलती रहती है भाई। यहां पर आरएनए की अगर बेसिक डिफिनेशन की बात हो तो आरएनए क्या है हमारे लिए भाई साहब, सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल है जो कि जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करता है, डीएनए से लेकर कहां पर ट्रांसफर करता है भाई, राइबोसोम को ट्रांसफर करता है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोटीन्स। इतनी बात अगर आपको मन में क्लियर है तो आपका बेसिक बायोलॉजी जो है वो बहुत ही तगड़े तरीके से तैयार हो चुका है। अब यहां पर हम लोग कुछ एक चीज और देख लेते हैं बस। यहां पर जिसको जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो शायद इस पूरे हिस्से से समझ सकता है कि अगर हम लोग एक 3.3 बिलियन बेस पेयर्स का पूरा हिस्सा अगर यहां जोड़ देते हैं तो हमारे लिए क्या बनता है भाई, ये पूरा का पूरा जीनोम बनेगा। ये पूरा का पूरा क्या बनेगा भाई, हमारे लिए जीनोम बनेगा। इस जीनोम का कुछ एक हिस्सा ऐसा होगा जो कि हमारे आंखों के रंग के लिए होगा, ये फंक्शनल हिस्सा जीन कहलाएगा। और यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो कि एंटीबॉडी मलेरिया के प्रोडक्शन में होंगे, ये सब फंक्शनल हिस्से हैं ना। तो इन फंक्शनल हिस्सों को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, जीन बोलेंगे भाई साहब, जीन बोलेंगे। ये बात अगर आपके मन में क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग को समझ में आता है कि देखो जो हमारे सेल होते हैं पूरे के पूरे, ये सेल ऐसे भी 2 प्रकार में, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल तो है ही है, लेकिन बेस्ड अपॉन द इवोल्यूशन हम लोग को 2 प्रकार के सेल मिलते हैं। एक है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। जो हमारे लिए प्रोकैरियोटिक सेल है, हमारे लिए क्या भाई, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब होता है पुराना, पुराने जमाने का। प्रोकैरियोट, कैरिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जो पुराने जमाने का न्यूक्लियस है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट, पुराने जमाने का सेल है भाई साहब। और अपग्रेडेड वर्जन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक्स। अब यहां पर अगर आप इन सेल्यूलर डिस्टिंक्शंस की बात करोगे, पिक्चर में ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर ना डिस्टिंक्ट जेनेटिक मटेरियल का कवच नहीं दिखेगा भाई साहब। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये यही पूरा सेल है, यही पूरा सेल ही है। इसके अंदर न्यूक्लियस के बिना ही जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही सस्पेंडेड है। तो हम बोलते हैं कि द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड इन इट, इसीलिए तो इसको प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं। यहां देखो भाई साहब, हमने अभी भी पढ़ा है पूरा इसका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब बढ़िया, उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेफ है। और साथ ही साथ हम लोगों ने कितने सारे ऑर्गेनेल्स पढ़े भाई साहब, सबका स्पेशल फंक्शन चल रहा है। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ खास बात है नहीं।
तो इसका बस सेल वॉल है दिख रहा है, कैप्सूल के अंदर न्यूक्लियोइड वगैरह ऐसे ही कुछ ऐसे ही भरा पड़ा है सब, है ना, तो इसमें कुछ अरेंजमेंट नहीं है। तो ये बेसिक यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में इतने ही डिस्टेंस होते हैं, मतलब डिफरेंसेस होते हैं। एक बार जरा देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग बात करें अगर, तो सबसे पहले जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है दैट इज एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर के साथ साथ जो आपका यूकैरियोटिक सेल है वो आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। दूसरी बात, साइज अगर सेल की बात करोगे तो आपका प्रोकैरियोटिक पुराना वाला जो है ये छोटू है, छोटू, और जो अपना नया वाला है वो है भाई साहब बड़ा। पहले देखते नहीं थे कि हमारे पास ऐसा मान लो कि यार क्या बोल सकते हैं, इसमें छोटे से बड़े होते हुए जो डेवलपमेंट दिखाता हो, यार हर चीज़ तो हम इंसान छोटा कर दे रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में। चलो ऐसा तो एग्जांपल नहीं आता रहा है, लेकिन इसको ऐसे ही समझ लेना कि अब जो यूकैरियोटिक है सिंस उसमें अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलाज हैं, नए नए फंक्शंस वो कर रहा है, इसीलिए अब वो आपका साइज में थोड़ा बड़ा है। फिर इसके बाद सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पर मल्टीफेसेटेड सेल वॉल होते थे, वहाँ पर एक केमिकल नेचर है यूकैरियोटिक्स में, नए वाले में प्लांट सेल वगैरह में हम देखते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट था, वहाँ पर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलाज दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ ऑर्गेनेलाज नहीं प्रेजेंट था। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो यहाँ ट्रू न्यूक्लियस नहीं था भाई साहब, न्यूक्लियस ऐसा कुछ नहीं है, बस सारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही तैर रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। राइबोसोम्स की बात करते हैं तो यहाँ छोटा है वहाँ बड़ा है। हम लोग डीएनए अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर होता था डीएनए का। आप देखोगे अभी आगे, मैं आपको जब अगली क्लास में आऊँगा तो मैं आपको प्लाज्मिड्स के बारे में बताऊँगा। तो जो ये प्लाज्मिड होंगे, ये प्लाज्मिड ही बेसिकली आपके लिए क्या होंगे भाई साहब, पूरा का पूरा डीएनए मटेरियल यहाँ पर आपको कवर करते हुए दिखेगा ये। तो टाइनी ऐसे होते थे, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होता नहीं था, वहाँ पर है। लाइजोसोम जो है, लाइजोसोम, सेंट्रोसोम, प्लाज्मिड, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है भाई साहब। यहाँ पर सेल डिवीजन की बात करो तो ये बाइनरी फिजन, एक सेल दो में टूट जाता था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे भाई साहब माइटोसिस, मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे तो कई बार आपको सेल डिवीजन माइटोसिस के फॉर्म में दिखते हैं। यहाँ पर अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करो तो यहाँ वाले जो पुराने जमाने के थे वो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि दे विल नीड जस्ट वन पेरेंट टू रिप्रोड्यूस, और ये आइडेंटिकल होंगे काफी हद तक। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में अपने लोग को ही देख लो यार, हम लोग के लिए क्या एक दो पेरेंट की जरूरत है। दो पेरेंट्स जो रिजल्टेंट पैदा होगा वो ना इसकी तरफ पूरा दिखेगा ना कंप्लीटली इसकी तरफ दिखेगा, इन दोनों का मिक्सचर दिखेगा। ये मतलब ये बिल्कुल यूनिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमारा जो इंसान या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो इन दोनों के ट्रेड्स को लेके पैदा होगा। तो इन दोनों के कुछ ना कुछ चीजें आ जाएंगी, तो मतलब ये तीसरा अलग ही चीज पैदा हो गया। अलग ही चीज मतलब अलग ही शक्ल का, अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ पैदा हुआ, तो दोनों के मिक्सचर में होता है। तो ये हमेशा यूनिक रहेगा, ये कभी भी इन दोनों से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं रहेगा। मतलब हु बहू टू कॉपी बहुत ही रेयर किसी केस में हो गया तो हो गया, नहीं तो वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आगे बढ़ता है। यहाँ पर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, आर्की, ये सब देख सकते हो। वहाँ पर प्लांट्स एनिमल्स तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है। हम लोग डीएनए डैमेज की बात करते हैं और डीएनए म्यूटेशन की बात करते हैं। देखो कई बार हम लोग का जो डीएनए है ना वो डीएनए यूं ही डैमेज होता रहता है। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नेचुरल है कि हमारे हर एक सेल के कुछ ना कुछ डीएनए के पार्ट डैमेज होते रहते हैं, टूटते बिगड़ते बनते रहते हैं। इतनी कोई लोड की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी इन्हीं सब चीज़ों में कई बार हमारा म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या है, डीएनए म्यूटेशन का मतलब ये बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो एक प्रकार का एक इनडेलिबल, नहीं चेंज करने वाला परमानेंट डैमेज हो जाता है, परमानेंट चेंज हो जाता है। अब ये डैमेज ही नहीं है, परमानेंट चेंज बोलूंगा क्योंकि कई बार कंस्ट्रक्टिव चेंज भी होते हैं, कई बार डिस्ट्रक्टिव चेंजेस भी होते हैं। तो इन दोनों तरीके से हम इन चेंजेस को समझ सकते हैं। लेकिन ये वाला तो बनता बिगड़ता रहता है ना, ऑल्टरेशन चलता रहेगा इधर का। यूवी रेडिएशन, केमिकल्स, एरर्स, इन सब के कारण होता है। वहां पर जब भी है तो हम लोगों ने, मान लो इंसानों ने कभी किसी जीन को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, कुछ एरर आ गया, कुछ ऐसे पंगे आ गए, तो फिर इन सब चीज़ों से आपको म्यूटेशन देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करो, सिंगल स्टैंडर्ड बैक, ये सब अभी आपको समझ नहीं आएगा, अगले लेक्चर समझ में आएगा। नेचर अगर आप देखोगे तो डीएनए स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत ही टेम्पररी और रिपेयरेबल होते हैं, लेकिन वहाँ पर चेंज नहीं होगा। आउटकम जो होता है कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता, वहाँ पर तो भाई साहब लॉन्ग लास्टिंग आपको चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही चेंज हो गया भाई साहब, ATCG से AATTCG हो गया है ना। अगर ऐसा कुछ नया तरीके से ही चेंज हो गया ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगी ना। आंखों का कलर देख ही रहे हो, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से कुछ भी बन सकता है फिर तो ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग, एक मिनट भाई, हमारे लिए जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है यहां पर देखो आप, हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये दोनों क्या चीज़ है यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
यहाँ पर जो भी हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जैसा हमने बताया था कि यहाँ पर जो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, इससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट पैदा होता है। वहां पर ऐसा नहीं होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होगा और जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी आपको। दूसरा देखो आप, नंबर ऑफ पेरेंट्स दो, वहां पर एक। ऑफस्प्रिंग नंबर में आप देखो, यहां पर ऑफस्प्रिंग जो है वो फ्यूअर ऑफस्प्रिंग होंगी। मतलब कि आप खुद ही बताओ, इंसान कितने बच्चे पैदा कर लेता है? एक बच्चे एक टाइम पर, जुड़वा हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, है ना, क्वाड्रपल्स हो सकते हैं, वो बहुत ही रेयर केसेस में। कुत्ते हैं, कुत्ते पे थोड़े ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, चूहे हैं थोड़े और ज़्यादा हो जाते हैं, चलो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लाखों लाखों लोग पैदा हो गए एक बार में, नहीं होगा ना ऐसा। सेक्सुअल में नहीं, असेक्सुअल में हो सकता है। तो वहां पर कई बार ऐसे प्रोडक्शन हम लोग को दिखते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा ही पैदा हो सकते हैं। सेल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हमारे लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पर्म होता है, एग होता है, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ऐसा कुछ भी सोमैटिक सेल्स का डिवीजन हो जाए, उसी से हो जाएगा। अडाप्टेशन इन्वायरमेंट में कैसा होता है, तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक अडाप्टेशन देता है। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखो असेक्सुअल में, तो रैपिड रिप्रोडक्शन है, तो क्विक अडाप्टेशन और स्टेबल इन्वायरमेंट तो देता है, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी का कोई ऑप्शन नहीं देता है। फिर फाइनली हम लोग कुछ बायोडाइवर्सिटी कह रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे बोलना है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे लिए टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अलग अलग, जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है यार? ये ना आपके हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे कि मान लो मेडिसिन, आपकी वैक्सीन्स, ये सभी चीज़ें अगर जिसमें आप बायोटेक्नोलॉजी लगा दे रहे हो, जेनेटिक चेंजेस लगा दे रहे हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा दे रहे हो, वो आपके लिए क्या होगा? रेड बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन से रिलेट कर सकते हो यार आप, हमेशा जीएम क्रॉप्स की बात करोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह की, जिसमें आप उसका न्यूट्रिएंट एनरिच कर दोगे, जिसमें आप उसको ड्रॉट रेसिस्टेंट बना दोगे, जिसमें आप उसको फ्लड रेसिस्टेंट बना दोगे, है ना। ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी आपके लिए? इसमें आएंगी भाई साहब। फिर अगला जो है हमारे लिए वो है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली आपके लिए इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी या फिर जो बायोफ्यूल्स वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें आप बनाते हो उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम वाइट बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। येलो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारे न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने की बात करता है। जैसे कि आपने फैट जो हम लोग खाते हैं अच्छा नहीं है, उसको हटा के किसी और चीज़ से न्यूट्रिएंट लैश कर दिया फूड प्रोडक्शन में, तो उसको येलो बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी आप सबको पता है यार, ब्लू इज लाइक मरीन रिसोर्सेज, फिशरीज और इन सब में अगर कुछ करते हो, एट द सेम टाइम बायोफ्यूल्स या माइक्रो एल्गी में कुछ चेंजेस करते हो, तो ब्लू टेक्नोलॉजी। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी जो है ये आपके बायो रेमेडिएशन प्रोसेस का पार्ट है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग जितने भी हमारे ऐसे इकोसिस्टम हैं जो कि अभी तक कंटैमिनेट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उनको रीस्टोर करने का काम करते हैं। फिर गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बिकॉज दिस इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके सारे के सारे इंफॉर्मेशन है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, इन सभी को मैनिपुलेट करके, जैसे आपका पॉलिसी बाजार है, जैसे कि आपका LIC इंश्योरेंस है, तो वो आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स को ले लेता है और फिर उसके बेसिस पर अपने कुछ नए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो कुछ और ही बनाता है ना। सिमिलरली मतलब कोई भी DNA या एमिनो एसिड का सीक्वेंस, जीनोम सीक्वेंसिंग करा दिया, जीनोम सीक्वेंसिंग इसके पार्ट में आएगा गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी में। तो हम कोई भी डेटा ड्रिवन काम करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं, तो वहां पर क्या आता है भाई साहब? गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी आता है। तो आई होप आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि समझ में आई होंगी, और इस बेसिक के साथ हम लोग थोड़ा बिल्ड करेंगे। बस ये सारी की सारी बातें आपको अगले लेक्चर में याद आनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हो आप, तो जायज़ सी बात है आगे भी नहीं समझ पाओगे, है ना। तो इस लेक्चर को बहुत आसानी से आप लोगों ने खत्म को कर लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत था भाई साहब। तो इसको आप जरूर से अपने साथ रखते हुए रिवीजन जरूर से करना, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो ये सारी बातों को याद करके आना, तब पता चलेगा, है ना। तो इन सबका यूसेज आपको दिखेगा वहां पर। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA अगर हमने दिखाया है तो इसका इस्तेमाल दिखेगा हम लोग को 3 पेरेंट बेबी में। तो एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा वाला लेक्चर आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।